हाय माय डियर स्टूडेंट। मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको अम्ल के बारे में एक सूक्ष्म चर्चा किया था। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बढ़िया रहा। लेकिन आपको अम्ल में एक दिमाग में ये चीज़ें फीड करनी है कि अम्ल को हम लिखेंगे कैसे। तो हमने जो परिभाषा लिखाई है उसको रटना भी नहीं है, बस एक बात दिमाग में रखो कि आर्हेनियस ने क्या कहा था। यही कहा था कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर केवल धनायन के रूप में जो देते हैं वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर हमने अम्लों का वर्गीकरण वियोजन के आधार पर बताया था। जब वियोजित होने की कंडीशन में, जब पूरा घुल जाते हैं तो क्या होता है और थोड़ा कम घुलते हैं तो क्या होता है। फिर हमने भौतिक गुण बताया था, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण बताइए, तथा एक दो और चीज़ें पूछ ली जाती, जैसे अम्ल किसे कहते हैं या आर्हेनियस के सिद्धांत से अम्ल को परिभाषित करिए, बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा तो एक बात हम बताने को भूल गए थे, इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जो pH मान होता है अम्लीय माध्यम का वो 7 से कम होता है। 7 से कम, 7 किसी भी विलयन का अगर pH मान है तो ये लगभग उदासीन, सॉरी, अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से ऊपर है तो क्षारीय और 7 से नीचे है तो अम्लीय। ये क्या होता है pH मान, तो बहुत ज़्यादा ना जानिए, लेकिन इतना जानिए कि जो धातुएं होती हैं उनको उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में, या कह सकते हो कि एक क्रम में रखा गया है। तो एक सारणी बनी। ये तथ्य जो है 12 में आप और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभवों के रूप में रखने पर एक सारणी प्राप्त हुई, जिसे कहते थे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस श्रेणी के आधार पर ही हमने ये जो pH वैल्यू वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो 10th के लेवल की नहीं है। तो एक मोटा मोटा जानिए कि अगर मान लीजिए अचानक किसी ने कहा एक विलयन है जिसका pH मान 3 है। अब अगर 3 है तो भाई सीधे सीधे ये अम्लीय विलयन, 5 अम्लीय, 4 अम्लीय, है ना। चलिए, जो बातें छूट गई थी अम्ल में, और एक वो है अम्ल के उपयोग। हम बताएंगे आज आपको अम्लों के उपयोग, अक्सर पूछा जाता है। तो भाई देखिए, जब अम्ल प्रबल दुर्बल एक नहीं अनेक अम्ल हैं, तो जाहिर सी बात है कि अम्लों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा स्तरीय। लेकिन सबसे ज़्यादा आप उपयोग जान लीजिए कि हमारे भोजन के पचाने में भी, मतलब पाचन क्रिया में भी अम्लों का अहम रोल होता है। और बहुत सारी ऐसी अम्ल हैं जो हमारी मेडिसिन्स में भी यूज़ करी जाती हैं। बहुत सारे, हमने बताया भी था कि खाद्य पदार्थों में, फलों में, पेय पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। मतलब सीधा सीधा है कि अम्लों के व्यवहारिक क्या जैविक उपयोग हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है। लेकिन कुछ प्रबल अम्ल ऐसे हैं जिनके उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग स्तर पर या बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले आप हेडिंग जमा लीजिए, H2SO4। H2SO4 क्या है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो इसके उपयोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका उपयोग उद्योग में किया जाता है, या कह सकते हो, या ठीक है, उद्योग में हाँ किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग लेड बैटरियों में किया जाता है।
इसका अगला उपयोग जो है इसका अगला उपयोग जो है आप पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है, प्लास्टिक उद्योग में ना किया जाता है। और इसका एक और उपयोग लिख लीजिए, इसका उपयोग कृत्रिम रेशे, बहुत ज़्यादा कृत्रिम रेशे का भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। ये उपयोग है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले का बताते हैं। अगला आपका है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग सोने चांदी का उपयोग आभूषण में करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि बने बनाए आभूषण हमको खदान में मिल जाता है, खनन में मिल जाता है। हमें सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स मिलते हैं, मतलब जिससे ये बनाया जाता है वो मटेरियल मिलता है, फिर हम इसका शोधन करते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहला उपयोग इसका हम यहीं से लेंगे। इसका उपयोग सोने चांदी, यहाँ सोने को धातु से जोड़िएगा, नहीं अपनी नींद उनके चक्कर में पड़ जाएं आप लोग। सोने चांदी के शोधन में किया जाता है। ये शोधन क्या है भाई? शुद्धता करना है ना, आगे पढ़ाएंगे धातु कर्म मेटलर्जी, तब आपको समझ में आएगा। ये हो गया। दूसरा, इसका थोड़ा गर्मी है भाई। दूसरा इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। आप पूछिएगा, मार्कर सही नहीं है, एक दूसरा मार्कर है लेकिन मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग हमने बताया उर्वरकों के निर्माण में। तीसरा, इसका उपयोग और कहाँ करोगे भाई? औषधियों के निर्माण में। औषधि मतलब दवाई निर्माण में किया जाता है। और कहाँ करोगे? इसका एक जगह और खतरनाक जगह उपयोग होता है, वो है विस्फोटक के निर्माण में। इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, दो इंपॉर्टेंट अम्लों का प्रयोग हो गया। एक और अम्ल है आपकी HCl। HCl के उपयोग लिख लीजिए। तो जैसे HCl वास्तव में कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग में होता है, ठीक है, कपड़ा उद्योग में कपड़े की रंगाई वगैरह जो भी है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है
कलई से पहले, कलई कलई होता है मैंने जो पेंट वेंट करते हैं, कलई से पहले लोहे की चादर को साफ करने में, लोहे की चादर को साफ करने में। तो ये प्रबल अम्ल थे कुछ, और ये इनका उपयोग था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। तो अम्ल की जो 10th लेवल की बातें थी हमने लगभग खत्म कर दिया है। आज अब आगे की बात बढ़ाएं, आज हम बात करेंगे बेसिस क्षारक की। इंपॉर्टेंट है ये क्षारक, बेसिस, ठीक है, SES, क्षारक। तो क्षारक भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपका अम्ल था, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है क्षारों पर। तो जैसे हमने एक बार कहा था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो भाई क्षार का भी कोई स्वाद होगा नहीं, पक्का होगा। तो इसका स्वाद जो होता है तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब कह सकते हो कसैला, कसैला होता है। क्षारक का जो स्वाद है वो कसैला होता है, तीक्ष्ण होता है, मतलब बिल्कुल बेकार लगता है, अजीब टाइप का, ठीक है। चलिए अब इसकी आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा होगी। आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा था भाई, अम्ल के बारे में कहा था कि जल में घुलने पर या जल में पूर्ण रूप से वियोजित होने पर जो धनावेशों में केवल H+ आयन दे, ध्यान दीजिएगा, धनावेशों में H+ मतलब हाइड्रोजन आयन दे, लेकिन यहाँ ये इसका अपोजिट होगा कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर, पूर्णतया घुलकर ऋण आवेशों में केवल हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन देते हैं केवल, इसके अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस का जो ये सिद्धांत है हम उसी के हिसाब से लिखें। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर ऋणावेश के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर ऋणावेश के रूप में, ठीक है, या जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में या ऋणावेश के रूप में केवल OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्षारक। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, ध्यान दीजिएगा। अब एक नोट करने वाली बात लिखना है यहाँ पर, नोट फर्स्ट, तो लिखेंगे वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई, कहलाते हैं। कुछ बच्चों को क्षार क्षारक कहते हैं, ये क्या है भाई, क्षार अलग है, क्षारक अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्षारक जो है जल में घुल जाएं,
है ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से एक बात निकल के आई, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। काहे नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलेंगे, लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्षारक अवश्य होते हैं। क्षारक को ही क्षार कहते हैं, लेकिन किन क्षारक को, जो क्षारक किसमें, जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो नोट नंबर 2 में हमें लिखना है क्या, सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। काहे होते हैं, हैं? सभी क्षार क्षारक होते हैं। काहे होते हैं, क्योंकि क्षार वही हैं, मतलब वह क्षारक हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। वेरी कंफ्यूजन लाइन, इसे हम कंफ्यूजन आपका मिटा दें। जैसे कोई पूछे भाई क्षार और क्षारक क्या है, तो क्षारक एक प्रकार का, मैं नॉर्मली गांव से रिलेटेड एग्जांपल दूं कि गांव के सभी लोग क्षारक हैं, है ना, लेकिन जो यंग है, आई मीन 25 ईयर्स ओल्ड तक, वह क्षार हो गए। अदरवाइज इसके ऊपर जो है उन्हें हम क्षार नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ भी पूरे गांव के लोगों को हम क्षारक कहेंगे, बच्चा बूढ़ा जवान सबको, सब क्षारक हैं। लेकिन जो 25 वाले हैं, 25 तक, शून्य से मैंने 1 महीने से लेकर के 1 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चों को, युवा तक के लोगों को हमने क्षार कह दिया। तो क्या हुआ, क्षारक पहले से सब लोग थे, लेकिन उनमें से जो 25 साल तक के हैं, 15 साल 10 साल 20 साल 25 साल, इनको क्षार कहा गया, और टोटल सभी को क्षारक। यानी कि क्षारक तो सभी हो सकते हैं, लेकिन क्षार सभी नहीं। जैसे कोई 26 साल का तुरंत क्या बन जाएगा वो, है ना। तो उसी आधार पर फिर से, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अब यहां से क्या हुआ, अगर कोई क्षारक ऐसा है जो जल में घुलनशील नहीं है, वो क्षार कहलाएगा नहीं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षार नहीं होते। नोट करिएगा, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए, क्षारकों का वर्गीकरण, कंफ्यूजन ना रहे इसी आधार पर हमने आपको बताया। आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए अब मैं बात करूंगा क्षारकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। भाई वर्गीकरण कैसे, जैसे आयनन के आधार पर हमने अम्लों को बांटा था, वैसे ही आयनन के आधार पर प्रबल और दुर्बल। अच्छा, वहां प्रबल की क्या परिभाषा बताए थे, आयनन के आधार पर, वियोजन के आधार बता रहे हैं। वहां आपने बताया था कि जो पूर्णतया घुल के H+ दे, ये भी वही हाल है, पूर्णतया घुल के OH- दे, और जो पूर्णतया घुल ना घुले उसे हम दुर्बल कहेंगे। सीधी सीधी बात है ना। चलिए, तो वह क्षारक जो जल में पूर्णतया घुल करके, ठीक है, मैं प्रबल क्षारक की परिभाषा बता रहा हूं। वह क्षारक जो जल में क्या हो, पूर्णतया वियोजित होकर या आयनित होकर, ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्षारक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर तिब्बत हो तो संभालिएगा। प्रबल क्षारक, तो वह क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर मार्कर सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, वियोजित होकर
हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, पूर्णतया बोल रहे हैं, ध्यान देना, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। कौन कौन है भाई? जैसे आपका KOH, NaOH है ना, फॉर एग्जाम्पल KOH, NaOH, ये बहुत सारे हैं भाई, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। वह क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब इसका भाई है दुर्बल क्षारक, ठीक है। अब यहीं से हम दुर्बल, तो वह क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यहां आप लिखिएगा, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी भाई, एग्जाम्पल इसका है जैसे AlOH होल थ्राइस NH4OH, AlOH का होल थ्राइस NH4OH, ये सब क्या है? कमजोर है, दुर्बल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, अब मैं आज बताऊं आपको, तो हमने क्षारक का शुरुआत किया, परिभाषा बताया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था वही कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। काहे नहीं होते, उसका भी हमने कारण सहित स्पष्ट किया। ये कन्फ्यूज़न मेरे पास भी रहता था एज ए स्टूडेंट, बट हमने उसी टाइम सॉल्व कर लिया था। तो आप लोगों को शायद ये लाइन अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में अभी बचा क्या है? क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण, क्षारकों के उपयोग, ये फिनिश हो जाएगा। तो कुछ और बातें हैं जैसे उदासीनीकरण, अपक्रिया वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शायद ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अभ्यास प्रश्नावली पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। ध्यान रहे, अम्ल क्षार लवण यहीं तक सीमित नहीं है, कंपटीशन में भी आता है। तो इसलिए इसकी बारीकियों को खूब गंभीरता से अध्ययन करिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। जो भी कमेंट में कमियां होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करके बताऊंगा। हो सकता है कि इस लेखनी में आपको दिखता ना हो, तो मेरी आवाज़ से कंफर्म करिएगा। वैसे दिख रहा होगा। दूसरा, कहीं कहीं हो सकता है कि लेखनी में मिस्टेक भी हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए हो गया है तो उसको भी आप इम्प्रूव करके बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द ही आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो यूपी बोर्ड के 10th स्टूडेंट के पास, 12th स्टूडेंट के पास ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये अच्छा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।